वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, इंसान की असल पहचान ना उसका चेहरा होता है, ना उसकी दौलत और ना ही उसकी शोहरत है। असल पहचान इसका किरदार और इसका इखलाक होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को दूसरों के दिलों में जगह देती हैं। और अगर किसी का इखलाक अच्छा नहीं तो और इसका किरदार भी मुकम्मल और मजबूत नहीं समझा जाता, क्योंकि किरदार और इखलाक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा किरदार और अच्छा इखलाक एक दिन में नहीं बनता। ये इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रवैये हैं वो इसको बनाते हैं। जब इंसान सच बोलने की आदत डाल लेता है, दूसरों के साथ नरमी से पेश आता है और किसी का हक नहीं मारता, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका किरदार मजबूत होने लगता है। और असल बात यह है कि इंसान का इखलाक इसके किरदार का आईना होता है। जो शख्स बात करने में नरम हो, दूसरों का एहतराम करे और अपने गुस्से पर काबू रखे, वही हकीकी अच्छे किरदार का मालिक होता है। और अच्छा किरदार सिर्फ बड़े बड़े दावों का नाम नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में नज़र आता है, जैसे किसी को तकलीफ़ न देना, अच्छे तरीके से बात करना, वादा पूरा करना और मुश्किल वक्त में भी इंसाफ पर कायम रहना। और याद रखें, जिसका इखलाक अच्छा नहीं होता, इसका किरदार भी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि इखलाक ही वो बुनियाद है जिस पर किरदार की इमारत खड़ी होती है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है, मगर अक्सर लोग इसे बीमारी समझने की बजाय वहम या आदत कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद गाड़ी लॉक करना भूल गए या हाथ सही से साफ़ नहीं हुए, और ऐसे बहुत से ख्यालात जो कि नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में ये ख्यालात एक कैद बन जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी एक ही काम बार बार करने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसी कश्मकश में इनका सुकून बर्बाद हो जाता है। इस जहनी उलझन की हकीकत क्या है, ये क्यों होती है और इसका हल क्या है, इन तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर इरम, सबसे पहले तो बताएं कि OCD होता क्या है? जी देखें, OCD को जिस तरह से हमारे DSM-5 में अब तक डायग्नोस किया गया है, इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। OCD में हमारे पास आती हैं ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, जैसे कि इसके नाम में ही आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशंस हमारे पास वो थॉट्स होती हैं जो हमारे काबू में नहीं होती, और वो हमें बार बार आती हैं और वो हमें ऑब्सेस कर लेती हैं, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि हमें ऑब्सेस कर लेती हैं और हम घिर जाते हैं। हम मतलब और किसी भी चीज़ की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता, सिर्फ उस थॉट की तरफ ही हमारा रुझान जाता है। और जब उस थॉट की वजह से हम परेशान होने लगते हैं, हमारा दिल बेचैन होता है, तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए हम कंपल्सिव एक्ट्स करते हैं। कंपल्सिव एक्ट से मुराद ये कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम मजबूर हैं और हमारे लिए ये जायज़ है कि हम एक्शंस करें और हम उस थॉट को रिमूव करें। तो इसमें ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शन। यानी कि जैसे आपने अभी बात की कि हम दरवाज़ा बंद करना भूल गए, या हमें मालूम होता है कि हमारे हाथ गंदे, एक थॉट है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस थॉट में रियलिटी भी हो, तो ये सिर्फ एक थॉट होती है। और ज़्यादातर ये थॉट जब एक्सट्रीम को पहुंच जाती है और जब डायग्नोसिस में आती है, और कि पूरा घंटा, अगर आप पूरा दिन में 1 घंटा 2 घंटे इस ही एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आप ऑब्सेस्ड हैं और कंपल्सिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप OCD का शिकार हैं। अच्छा डॉक्टर इरम, ये बताएं कि बार बार हैंड वॉश करना क्या ये भी OCD का सिम्टम हो सकता है? क्योंकि किचन में मैं भी जब काम कर रही हूँ, एक चम्मच उठाया हाथ धोया, चम्मच रखा है हाथ धोया, और बहुत ज़्यादा मैं भी हैंड वॉश करती हूँ, तो क्या ये भी OCD का सिम्टम हो सकता है? यूजुअली हम लोग हाइजीनिक तो होते हैं कि हमें फील होता है कि हम हाइजीनिक फॉलो करें रूल्स किचन में, लेकिन जब वो कुकिंग ही मतलब मिस हो जाए, अगर आप कुकिंग करने के एजेंडे से किचन में गई हैं, लेकिन आप कुकिंग के बजाय हाथ ही धोई जा रही हैं और टेंशन में ही हैं कि हर चीज़ को हाथ ऑब्वियसली हर चीज़ को हाथ लगाने से आपको कंटेमिनेशन तो फील होगी, लेकिन जब वो आपके डेली लाइफ एक्टिविटी में इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो वो OCD है। बेसिकली हाइजीनिकली अगर आप हाथ धो रहे हैं और वो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, तो दैट्स नॉट OCD। तो मतलब ये डेंजरस हो सकता है अगर आप बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं? देखें, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप विंटर्स में बहुत ज़्यादा हैंड वॉश कर रहे हैं तो आपके हाथ की स्किन भी उड़ सकती है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रही हैं, मतलब मेरा मतलब ये किसी मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। ऑब्वियसली जब आपकी वो 6 महीने की एक ड्यूरेशन में हम देखते हैं, 6 महीने की ड्यूरेशन में एवरी डे 2 आवर्स तकरीबन आप उस चीज़ को दे रहे हैं।
आप उस थॉट को दे रहे हैं, चाहे वो हाथ धोना है, चाहे वो लॉक्स को चेक करना है, चाहे वो बार बार किसी चीज़ को काउंट करना है। इवन लोगों को अपनी ज़ात और अपनी लाइफ के बारे में भी परेशानियाँ होती हैं कि मेरे साथ कैसे होगा, बार बार उनको सोच आती है कहीं मैं ये पास हो कर पाऊँगा, कहीं नहीं कर पाऊँगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं दुनिया से पीछे ना रह जाऊँ। वो थॉट्स उनको इतना कब्जे में कर लेती हैं, ऑब्सेस्ड कर देती हैं कि उनको उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ता है, जो कि उनकी एकेडमिक, पर्सनल और सोशल लाइफ को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, घर से निकलते वक्त आपने बात की है बार बार लॉक चेक करना, तो अक्सर जैसे अब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ, कोई 4-5 चीज़ें हैं जो कि जिनके बगैर आपका दिन नहीं गुजर सकता, वो आपने लाजमी चेक करनी होती है, तो वो बार बार चेक करना, क्या वो भी ओसीडी की निशानी है? देखें, ओसीडी तब ये बन जाता है जब ये आपके लिए और आपके अहले खाना के लिए या आप जहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। यानी कि आप अपना काम छोड़ के अब वो एक चीज़ें चेक कर रही हैं, जब आप चेक करती होंगी और आप आ जाती होंगी, उसके बाद आप एक वो चीज़ भूल जाती होंगी, ठीक है? तो इट्स नॉट इंटरफेयरिंग इन योर नॉर्मल एंड रेगुलर लाइफ। जब आपकी नॉर्मल और रेगुलर लाइफ में कोई चीज़ इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, यानी कि वो डिसेबल कर देती है। इसमें हम ना 4Ds की बात करते हैं कि ये आपको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करती है, डिसेबल कर देती है और आपको ये जो है ना ज़माने से अलग कर देती है, आपका बिहेवियर डेलिक्वेंट हो जाता है। यानी कि एक बंदा बार बार हाथ धो रहा है, नॉर्मली बंदा 1 घंटा 2 घंटा वॉशरूम में हाथ तो नहीं धोता रहेगा, तो जब वो अलग हो जाती हैं और आपके डिसऑर्डर को हाईलाइट करती हैं और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करती हैं, तो वो डिसऑर्डर में आ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं? और मुझे सोच के भी हंसी आ रही है कि हम अक्सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ करते हैं और मतलब कैन इट लीड, जैसे ओवर थिंकिंग है, क्या वो भी लीड करती है ओसीडी? ओवरथिंकिंग इज अ टाइप ऑफ ओसीडी को लीड करती है। ओवरथिंकिंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत सारी फियर्स एंड फोबियाज हो सकते हैं। इसमें किसी जगह का फोबिया, जगह के जैसे आप ऑब्सेस्ड होते हैं कि अगर मैं स्कूल गया तो मुझे पता नहीं, लोग पता नहीं किस तरह जलील करेंगे और मुझे फिर इतना तैयार होकर जाना चाहिए या ये ऑफिस इतना तैयार होकर जाना चाहिए। इसी तरह से और चीज़ों के आपको बेसिकली इसमें खौफ का आंसर है ना। स्ट्रेटनर लगा रह जाए ना, और अगर कहीं जाना है, कर्ल किए हैं बाल या स्ट्रेट किया, ब्लो ड्राई किया है, तो आप चले भी जाओ फंक्शन पे, कभी कभी आप एकदम से सोच रहे होते हो कि वो स्विच ऑन तो नहीं था। बट अगर वो एक नॉर्मल थॉट है तो इट्स नॉट ओसीडी, इट्स जस्ट आपका वो एक वहम है, क्यूरियोसिटी है। लेकिन जब वो आपकी नॉर्मल लाइफ में, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कि इंटरफेयर करना शुरू कर दे, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को स्नप कर दे, तो वो डिसऑर्डर है। तो इस तरह से इसी तरह से हम डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी सबसे मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सबसे मेजर सिम्टम्स में इसके 2 सिम्टम्स हैं, दैट इज़ ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस। हम देखते हैं कि एक बंदा सिर्फ ऑब्सेशंस में है, यानी सोचों में है, वो बार बार ये सोच रहा है कि मुझे कोई मार ना दे या मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। खौफ से ना, जो हाथ धोते हैं ना, उनके अंदर खौफ होता है कि कहीं हमारे अंदर कोई जर्म ना चला जाए, कि हमें कुछ हो ना जाए। जैसे अब लॉक का भी है, तो घर में कोई चोर ना दाखिल हो जाए या कोई और इस तरह के। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जब सोशल मीडिया को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें लगता है अगर हमने फ़ोन साइड पे रख दिया, पता नहीं कोई हम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ना मिस कर दें। वो जो हम हर वक्त आजकल फ़ोन के साथ भी लगे हुए हैं ना, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओसीडी। अगर हम फ़ोन चेक करते रहते हैं, हमें बस कंपल्सिव आदत पड़ गई ना, फितरती तौर पर हमें आदत पड़ गई बार बार फ़ोन चेक करने की, कहीं कोई इंपॉर्टेंट नोट। ऑब्वियसली हम पूरा मुल्क तो चला नहीं रहे कि हमारे मिस करने से नोटिफिकेशन कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ ओसीडी, जो भी चीज़ आपको खौफ दिलाती है और आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में इंटरफेयर करती है। आपने देखा कुछ बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको और किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। ट्रू, ऐसे ही है। और अक्सर हम लोग यूजुअली ये होता है, कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं, कोई स्टेटस लगाते हैं, बार बार देखते रहते हैं, सॉन्ग लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसको बार बार चेक करते रहते हैं। तो क्या ये भी ओसीडी की निशानी है? अगर ये आपकी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी में इंटरफेयर कर रही है तो ये ओसीडी की निशानी है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और एक बार चीज़ हमने पोस्ट कर दी है या कोई भी हम किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्वॉल्व हैं, तो उससे हमें मतलब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके रहना चाहिए। इतना ज़्यादा हमें घबराना और कंपल्सिव बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि हमें उसके बगैर गुजारा ना हो। सो कोई भी बिहेवियर जो आपकी लाइफ को इंटरफेयर करेगा, आपकी एक्टिविटीज़ को हैम्पर करेगा, तो ओसीडी में आपको लेता जाएगा। इसीलिए वहीं पे आपने इसको रोकना है। ऑब्सेशन यानी कि आपने ऑब्सेस नहीं होना, हावी नहीं करना उसके अपने दिमाग पर, और आपने कंट्रोल करना है उसको कि मैं इसको अपने दिमाग पे हावी नहीं करूँगा। जब हावी नहीं करेंगे तो आप कंपल्सिव बिहेवियर भी नहीं करेंगे, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, तो फिर ये ओसीडी आपका जो है सामने आता है। अच्छा, इसमें पेरेंटिंग का भी कोई रोल होता है? पेरेंटिंग का और ट्रॉमास का? पेरेंटिंग का भी रोल है, ट्रॉमा का भी इसमें रोल है, और जेनेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। आपने अक्सर देखा होगा जिनके पेरेंट्स को ओसीडी होता है, उनके बच्चों में भी ओसीडी बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। वो हर चीज़ को लेके, सफाई को लेके, परफेक्शनिज्म और सफाई के आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुनी होंगी कि लोग कहते हैं जी हमारा घर बड़ा स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए।
अक्सर आपने ख़वातीन में देखा, अगर उनकी माओं को OCD है शदीद किस्म का, परफेक्शनिज्म है, तो उनकी बच्चियों में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इट्स जेनेटिक। जैसे अगर चीजें हैं, कोई प्लेट्स है वो सेट करें और वो हल्की सी टेढ़ी पड़ी है, बार बार उसको ठीक करना, बेडशीट को ठीक करना। कुछ ख़वातीन किचन में, स्टोर्स में, अपने घरों में इतना एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करती हैं कि चीज़ें बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो, हालांकि उनका घर साफ सुथरा होता है, लेकिन इतना परफेक्शनिज्म OCD उनमें ले आता है। बहुत सारे सुपरस्टार्स में भी देखा गया है कि हिस्ट्री में ये पाया जाता है। रणवीर सिंह भी कहते हैं जी, हम जो है ना, रणवीर सिंह एक इंडियन एक्टर, उनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी जिसमें वो कह रहे थे कि उनको भी OCD था कि मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, मेरे काम में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से नॉर्मल लोगों में भी OCD परफेक्शनिज्म के हवाले से देखा जाता है। तो जो इतना परफेक्शनिज्म तो किसी में भी नहीं है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट परफेक्ट, तो कहीं ना कहीं लूप होल रह जाता है। इससे फिर फैमिलीज में लड़ाइयाँ भी होती हैं, कपल्स में मैंने नोटिस किया है कि इससे लड़ाइयाँ भी होती हैं कि बंदा इतना ऑब्सेस्ड होता है सैनिटेशन को लेके और सफाई सुथराई को लेके कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं OCD की वजह से। फिर तो आप बताएं इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इजी टिप्स क्या है इसके लिए? देखिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक तो हमारे पास इसके साइकोलॉजिकल और मेडिकल तो मौजूद हैं। साइकोलॉजिकल वे में अच्छा डॉक्टर इरम हमारे साथ कॉलर है। अतिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी अतिया, सवाल कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। जी मैं अपनी बेटी के हवाले से बात करना चाहूँगी। मेरी बेटी जो है वो 7 साल की है, तो वो ऐसी मतलब एक्टिविटी की है कि जिससे मैं उसका नुकसान भी होना। मैं उसे कह भी रही हूँ बेटा ये हमें नहीं करना, तो मुझे नजर चुरा कर वो काम लाजमी होता है उससे, मतलब उसने वो जो और आ गई उसके माइंड में वो उसने करना ही करना है हर। क्या ये इसको जिद कहें या कहेंगे या ऑब्वियसली है, ये प्रॉब्लम। क्या एज है आपकी बेटी की? 7 साल की है। तो वो फोन यूज करती है बहुत ज्यादा या सोशल मीडिया? नहीं नहीं। ठीक है, जिद बहुत ज्यादा करती है, राइट? जो माइंड में आ गया है वो करना है। ओके, ठीक है। मैं किस तरह से रोकूं, से क्या करना चाहिए मुझे रोकने के लिए? ठीक है जी डॉक्टर जी। इसमें सबसे पहली बात है कि हमने ये देखना है कि इस बच्ची में कब से ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि 7 साल की बहुत छोटी बच्ची है, अक्सर बच्चों में इस एज में स्टबर्ननेस भी होती है, लेकिन अगर तो ये जिद जो है उसको उन कामों से रोक रही है जो कि एक हेल्दी बच्चा परफॉर्म करता है, स्कूल जाना, अपना होमवर्क करना, अपने दोस्तों से मिलना, और उस धुन में ही लगी रहती है कि मतलब अगर उसने सोच लिया कि मैंने ये चीज़ लेनी है या ये मैंने ड्रेस लेना है या मैंने अपना हेयर कट ऐसा कराना है, और वो एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो जाती है, तो वो बच्ची OCD के सिम्टम्स को फॉलो कर रही है। तो इनको चाहिए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिले और उसको दिखाएं। अगर वो कोई उन्होंने बात की है कि वो ऐसी चीज़ जिससे मैं उसको मना करूँ वो मुझे चिढ़ाने के लिए करती है, नहीं, ये तो नॉर्मल बच्चों में स्टबर्ननेस होती है कि बच्चे जिद करते हैं, ऑपोजिट जाते हैं पेरेंट्स के, लेकिन अगर तो उसकी लाइफ इंटरफेयर हो रही है उस स्टबर्ननेस की वजह से, तो इनको विजिट करना चाहिए। तो इनका अपना क्या रोल होना चाहिए? इनका अपना रोल ये होना चाहिए कि उसको बैठ के काउंसल करें और उसको समझाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिद को ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा, जेंटल पेरेंटिंग करें या डांटें? नहीं, जेंटल पेरेंटिंग ही करें और इसको समझाएं कि इसको ख़त्म करना है, क्योंकि अगर उस चीज़ से इनको प्रॉब्लम हो रही है तो कल को उस बच्ची को भी प्रॉब्लम होगी। तो पेरेंट का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि उसको अच्छी तरह से गाइड करें, हैंडल करें, क्योंकि ये डांट देती हैं या आवाज़ार हो जाती हैं तो बच्ची इस चीज़ से घबरा जाती है। तो इनको चाहिए कि उसमें जेंटल पेरेंटिंग से उसको समझाएं कि ये चीज़ बेटा मुझे भी इफेक्ट कर रही है और आपको भी कल को इफेक्ट करेगी, क्योंकि हर चीज़, हर जिद हमेशा पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ऐसे ही एक और कॉलर है हमारे साथ, अरीबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मेरी बहन है, वो जिद बहुत करती है, छोटी सी जिद बहुत करती है, 7 साल की है। आपकी बेटी? बहन है, बहन। अच्छा, क्या एज है उनकी? वो 7 साल की है। अच्छा, क्या जिद करती है वो? वो जिद बहुत करती है, यानी कि जो बात कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ये करो, तो वो जानबूझकर वही जिससे मना करते हैं वो करती है। ठीक है, इनका भी केस सिमिलर ही केस है, लेकिन देखें सिर्फ जिद करना और उसको परफॉर्म करना इज़ नॉट डायरेक्टली OCD का। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो उसकी जिद बच्ची की पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, यानी अगर उसने जिद पे ठान ली है कि मैं जिद पूरी करूंगी
और वो सारे काम छोड़ बैठी कि जब तक मेरी ज़िद पूरी नहीं होगी और मैं ये काम नहीं करूँगी, तो वो बच्ची OCD पे OCD की जो प्रोफाइल है या OCD की जो करैक्टरिस्टिक्स है, डायग्नोस्टिक करैक्टरिस्टिक्स, उस पर फॉल करती है। और ऐसे बच्चों को फिर हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि बच्ची है, टेंडर एज है, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास हमें लेके जाना चाहिए कि इसकी ज़िद की वजह, क्योंकि फिर वो रूट कॉज जानने की वजह करेंगे ना कि बच्ची तंग करने के लिए करती है या बच्ची अटेंशन गेन करने के लिए ज़िद करती है। अक्सर बच्चे अटेंशन गेन करने के लिए भी ज़िद करते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज OCD। अगर तो OCD है, और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ये एडल्ट्स में भी होता है और बच्चों में होता है, तो वो उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सपोज कि मुझे इस किस्म का ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मुझे इस किस्म का बैग चाहिए, और मैं तब तक नहीं स्कूल जाऊँगा जब तक मुझे आप ये लेके नहीं देंगे, या वो फील करते हैं, शेम फील करते हैं कि मुझे तो आज बच्चों ने जी मोटा कह दिया, तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस थॉट से। और अक्सर अगर बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा टेंशन मिले ना, फिर भी वो थोड़े से क्रैंकी और अनॉयड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। ऐसा ही अक्सर बच्चे अटेंशन गेन करने के लिए भी जिद करते हैं, तो एवरी जो स्टबर्ननेस है, हर बच्चा जो जिद कर रहा है वो OCD का पेशेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं शैला बात कर रही हूँ अजरू से। जी जी, सवाल कीजिए। मेरी एज 22 साल है। मैं मतलब कहीं भी चली जाऊँ, शादी वगैरह पे चली जाऊँ, तो फिर मैं सोचती रहती हूँ रात को, क्या मतलब ऐसे सोचती था वहाँ ये लोग थे। कितना सोचती है? थोड़ा बहुत तो सोचना जायज़ है। बहुत। क्या सोचती हैं आप? नहीं, मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचती हूँ, कुछ भी देख लूँ, कोई काम कर लूँ, फिर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। ओवर थिंक करती हैं आप? एग्जाम्पल दे, आप सोचती क्या है? मतलब ऐसे शादी पे चले जाऊँ तो कहती हूँ फलाम बंदे से मिली थी, वो ऐसा लग रहा था, मैं ऐसी लग रही थी। अच्छा ठीक है। जो इन्होंने एग्जांपल दी, एक आइडियल एग्जांपल है। काफ़ी लोगों को इस तरह का OCD होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ OCD कि जब आप एक्सट्रीमली ओवर थिंक करते हैं और बाद में आफ्टर द इवेंट और आफ्टर द सिचुएशन आपको आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं उसके, कि आप बार बार उसी इवेंट जो गुजर चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर ये मसला इनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में या नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए ज़रूर कंसल्ट करें किसी साइकोलॉजिस्ट से, ताकि इनकी ये आदत छूटे। लेकिन अभी कोई टिप्स दें उनको कि वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकें। अभी ये कि जो भी इनको इश्यूज बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं ना, जब इस तरह की थॉट आने लग पड़े, मैं मिली थी कि नहीं मिली थी, ऑब्वियसली ये इनका कांटेक्ट तो होगा ना इनसे, जिन भी लोगों से मिली नहीं उनसे कॉल कर लें, इसका सोल्यूशन निकालें ना। आप उस लूप में ही चलते जाते हैं, आप उस ऑब्सेसिव साइकिल में ही चलते जा रहे हैं। अगर आपसे कोई एक्शन मिस हो गया है तो आप जाके उसको डबल चेक करके उस एक्शन पे तसल्ली कर सकते हैं, वंस अ टाइम। लेकिन आप जब बार बार उसके बारे में सोचेंगे और आपको एक्शन नहीं ले रहे, तो आप अपने आप को कंपल्सिवली मजबूर कर रहे हैं। तो शी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। उनको एक्शन लेना चाहिए कि वो एक्शन लें, चाहे उनको कॉल कर लें लोगों को जिनसे वो मिली नहीं, जिनकी उनको इतनी फिक्र हो रही है, या जो एक्शन वो परफॉर्म करना भूल गई उसको एक बार डबल चेक कर लें। ठीक है, तो OCD के हवाले से हम बात कर रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर इरम थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पंजाब एक फ़ज़ाई इमरजेंसी की लपेट में है। सरकारी दस्तावेज़ात ने खुद तस्लीम कर लिया है कि अरबों रुपए के वाटर स्प्रे और आर्जी इक़दामात नाकाम हो चुके हैं। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि अब पुराना मॉडल काम नहीं करेगा। फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसका वाहिद हल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार्स इतनी महंगी हैं कि मिडिल क्लास सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। हुकूमत अरबों के नए मंसूबे तो ला रही है, मगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट ड्यूटीज़ जैसे मुआशी चैलेंजेस अब भी बरकरार हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम किए बगैर स्मोक से निजात मुमकिन है, और क्या हुकूमत इन गाड़ियों को सस्ता करके आवाम को रिलीफ दे पाएगी। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद रसूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है उसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो 8 to 9 बिलियन डॉलर्स मज़ीद बढ़ सकता है। तो ये जो हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो क्या हम ये बिल बर्दाश्त कर सकेंगे? जी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई चाराकार नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ पाकिस्तान से स्पेसिफिक या रिलेटेड नहीं है, और यही वजह है कि आपने देखा है कि ईरान वॉर को खत्म कराने में पूरी दुनिया, यूरोप भी, चाइना भी और बाकी तमाम मालिक भी जोर दे रहे हैं अमेरिका पर कि इसका कोई ना कोई फौरी हल निकाला जाए।
क्योंकि ये है कि ये सिर्फ मसला ऑयल की प्राइसेस का नहीं है, ऑयल के साथ जुड़ी हुई ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चर है, हर चीज में जो है वो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक तो ये है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, और दूसरा ये है कि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को हल होने में जिस तरह के मसाइल पे दरपेश है, अनसर्टिनिटीज काफी है। अगर ये मसला जल्दी हल भी हो जाता है तो सप्लाई चेन में जो इस वक्त डिस्टर्बेंसेस हैं उसको सीधा होने में काफी वक्त लगेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है और इसकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। इसे सिर्फ मतलब हुकूमत की नालायकी समझना मुनासिब नहीं होगा, इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में लें। प्रॉब्लम इंडिया में भी है, चाइना में, एशिया के बाकी मालिक में भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन का इम्कान है। अभी IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अगर ऑयल की इसी तरह की प्राइसेस रहती है तो वो जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी जो फिगर आए हैं कि जो इसमें इन्फ्लेशन फिगर जो है ना वो मजीद बढ़ सकते हैं, इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो सकती है। लिहाजा जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में ये वो एक पेन है कि जो हर एक मुल्क को तूहन करन बर्दाश्त करना पड़ रही है, और उसके लिए आप बाकी इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर्स है या आपके फंड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कट्स भी लगाना पड़ेंगे, डाइवर्जन करना पड़ेगी, और पेन को शेयर करना पड़ेगा। कुछ हुकूमत को अपने अखराजात कम करके, फेडरल और प्रोविंशियल को, कुछ ये है कि कंजर्वेशन पॉलिसीज को अडॉप्ट करके, और कुछ पोर्शन जो है वो हमारा बड़ी टारगेटेड सब्सिडीज की शक्ल में जाना चाहिए ताकि आवाम को कम से कम उसका दबाव पड़े और इकोनॉमी जो है वो इस शॉक को सह सके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, फिर ये बताएं कि जो आने वाले दिन है उसमें हम देखेंगे मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी? जी, इम्कान यही है। उसकी वजह ये है कि ऑयल एक इतनी सेंट्रल चीज है, ऑयल है, गैस है, डीजल है, कि इसका जो है वो रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में हर चीज पे पड़ता है। तो आप ये देखिए ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, वो हुकूमत ने कोशिश की है कि डीजल की प्राइसेस कम करके उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर कोशिश की है कि कम उसको जो एडवर्स इम्पैक्ट था उसको रिवर्स कर सके। इसी तरह आपने देखा कि जो किसानों के लिए पर एकड़ 1500 रुपए की सब्सिडी वो हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन इस सारे कुछ को ऑर्गेनाइज होते हुए टाइम लगेगा। और वर्ल्ड वाइड ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ गई। अब आपके यहाँ फॉर एग्जांपल जो इस वक्त दुबई में जो ऑयल की प्राइसेस है वो गालिबन 135 या ऐसा कुछ करके है, समुद्री किराए बढ़ गए हैं, तो लिहाजा जो लैंडेड कॉस्ट है ऑयल पेट्रोल की वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हुई है। तो इन सारी चीजों का एक इम्पैक्ट तो जी आएगा। ठीक है। अच्छा, हुकूमत तो जो है वो इस पोजीशन में, मुझे नहीं पता है या नहीं कि वो आवाम को रिलीफ दे सके, लेकिन आवाम तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करती है हुकूमत से कि कोई ना कोई जो गरीब आवाम है उसके लिए कोई ना कोई वो रिलीफ प्लान जो है वो जारी करेगी। और दूसरी जानिब जैसे कि हमने स्टार्ट में भी बात की है, जो इम्पोर्ट बिल है उसमें 8 to 10 बिलियन डॉलर्स मजीद इजाफा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके? मुश्किल है, लेकिन हुकूमत को करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। उसकी वजह यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि उनको डायरेक्ट सब्सिडाइज कर दें, और डीजल की प्राइसेस उन्होंने कम भी की हैं। अच्छा, इसी तरह ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो आवाम है वो ट्रेवल करती है मोटरसाइकिल्स के ऊपर, तो उसमें ये है कि वो अपना डेटाबेस के हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो डायरेक्ट सब्सिडीज दे सकें। अच्छा, फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिक्शा हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा एक कॉमन किया जाता है, उसको भी इसमें बेसिकली शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर जो डीजल की प्राइसेस हैं किसानों के लिए खास तौर पे, उसमें हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो डाटाबेस उनके पास है और नई रजिस्ट्रेशन है उसको शामिल करें। अब हुकूमत ने जो पहले है तकरीबन को 200 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा था, जिसपे उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कमिटमेंट्स ली थी कि वो भी इसमें अपने हिस्सा डालें। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल के वक्ती तौर पे जो अपने एक तो अखराजात कम करके इसको अपना रिलीफ देना चाहिए पब्लिक को, और दे रहे हैं, इसको रिलीफ को बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरे ये है कि जो अपने कुछ स्कीम्स जिनको डेवलपमेंट स्कीम को थोड़ा सा पोस्टपोन करके तो उस अमाउंट को भी इधर डाइवर्ट किया जाना चाहिए। तीसरा ये कि ये जो प्रोसेस है रिलीफ का, डेटाबेस का, उसको हुकूमत जितना स्पीड अप कर सके, लोगों को वो इम्पैक्ट जो है ना वो नज़र आना शुरू होगा तो बेहतरी होगी। चौथा चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आवाम का भी है कि आवाम को भी हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट हो। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मोटरें हमारी, वो उसमें बहुत ज्यादा बिजली जाए होती है। हमारे यहाँ बस लाइट्स हैं, पंखे हैं, ये वो पुराने सेटअप स्ट्रक्चर पे है। अच्छा, यही चीजें अगर आवाम अपने तौर पे करें तो आपकी बिजली का बिल 1/3 हो सकता है। दूसरा फिर ये है कि जो ऑल्टरनेट एनर्जीज है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर ऑलरेडी काफी लोग गए हैं, लाइक सोलर पे बहुत ज्यादा,
उस पे भी हुकूमत ने खैर वो आगे जाके कट्स लगा दिए हैं। लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ रही हैं, स्कूटर्स जो है ना वो आ रहे हैं। तो उसमें जो इकोसिस्टम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या रिन्यूएबल एनर्जी का, वो भी हमारा बड़ा इब्तदाई स्टेज पे है। उसको एक मैसिव तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। हुकूमत का ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 से 30 तक की आ चुकी है। उसमें उन्होंने निशानदेही की है, आउटलाइन दिए हैं कि जी हम किस तरह इसका इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का पुश है वो हुकूमत की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी उसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। ये हम देख रहे हैं कि इंडिया में फॉर एग्जांपल इस पे काफी सालों से काम हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी सालों से इलेक्ट्रिक पे ले गए हैं। कि आपको मिनी बजट आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो एफबीआर का टारगेट है वो तो हमें पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, जो हुकूमत ने एफबीआर को टारगेट दिया था। तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? देखिए जी, उस पर नेचुरली इफेक्ट होंगे। एक तो ये है कि स्टाफ लेवल के जो निगोशिएशंस IMF के, उसका मुआहदा तय पा गया है। हमारे वजीर खजाना औरंगजेब साहब जो है वो ऑलरेडी वहाँ हेड ऑफिस में, कल ही उनकी प्रेसिडेंट जो IMF उनसे मुलाकात हुई है। तो उसमें जो निगोशिएशंस IMF के साथ है वो तो तकरीबन एक फाइनल मरहले पे हैं, जो कि हमारी बजट प्रिपरेशन का एक लाजमी हिस्सा है। अब उसमें ये है कि जो कलेक्शन है वो अगर जुलाई से दिसंबर का देखते हैं तो उसमें शॉर्टफॉल है। फिर उसके बाद ये ईरान अमेरिका की जंग जो है, इसके असरात जो है उसने इकोनॉमी को काफ़ी डेंट भी किया है। सो उसमें बड़ी क्लियर पॉसिबिलिटी है कि जो उसमें FBR के टारगेट पूरे नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे ये है कि हुकूमत को काफ़ी मैसिव सब्सिडीज़ भी देना पड़ रही हैं। अब इसका इशारा जो है वो ऑलरेडी बिलावल भुट्टो साहब ने गड़ी खुदाबख्श में तकरीर करते हुए उसी को कह दिया था कि अगर मिनी बजट आया तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ दें। तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि जी FBR के टारगेट्स जो है वो डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत मुश्किल हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस राइज हुई हैं। मतलब जुलाई टू दिसंबर में तो थी शॉर्टफॉल थी, लेकिन अभी ये जो पिछले 1.5 महीने में 2 महीने में सिचुएशन इमर्ज हुई है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस और मुश्किल हो गई हैं। तो FBR में शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है, इतनी है, लेट्स सी। दूसरी बात ये है कि इस सारे कुछ को गवर्नमेंट ने जिस तरह काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस को डाइवर्ट कर रहे हैं वो सब्सिडीज की तरफ एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उसमें इसको मिनी बजट फॉर्मली आप कह लें अनाउंसमेंट या ना कह लें, लेकिन ऐसे इकदाम डेफिनेटली ऑन कार्ड लग रहे हैं कि वो जो मिनी बजट की शक्ल में आएंगे। बट लेट्स होप कि इस वक्त उनके एलाइज, पब्लिक, हुकूमत इस पे कॉन्शियस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे सके, क्योंकि आवाम की सख्त जवाब दे गई है महंगाई के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या असल मसला ऑयल प्राइसेस है या पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स? दोनों चीज़ें हैं जी इसमें। एक तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगर आप देखें हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस, तो उस पर आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो तकरीबन वही 32-35 बिलियन डॉलर पे फंसी हुई है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बाज़ का इसका 2 गुना या 2.5 गुना है। ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि हमने बड़ा कन्वीनियंटली अपनी एग्रीकल्चर यील्ड जो है उसके ऊपर पिछले 25-30 साल में तवज्जो नहीं दी। तो अब ये एक खासा बड़ा हिस्सा हमारा इंपोर्ट का जो है वो फूड आइटम्स के ऊपर है। उसके बाद ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा कर दी हुई है इंपोर्ट में, बजाय इसके कि हम इंडिजीनियस जो है ना उसमें डेवलप करें। इसी तरह फिर हमारी एक्सपोर्ट बास्केट अनफॉर्चुनेटली वो फंस के रह गई है सिर्फ टेक्सटाइल्स में, चावलों में और लेदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, वही तकरीबन 75-80% है। सो लिहाजा इसमें दोनों चीज़ें हैं जी कि एक तो हमारी ओवर रिलायंस है, ईजी तरीका है, और जिसकी वजह से हमारा कर्ज जो है वो एक्सटर्नल कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली हुकूमत और अवाम भी जो है ना वो इंटरनल जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म्स की बातें तो हम सारे बड़े करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए तो रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही हैं अब तक। और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, हमारी अपनी इकोनॉमी जो है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, सेल्फ रिलायंट नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उसकी बजाय हाई वैल्यू एडेड सेक्टर को एक्सपोर्ट्स में और लोकल में हम आगे नहीं लाएंगे, अपने नौजवानों के लिए अपने नए से नए प्रोजेक्ट और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक है, हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसका शिकार आजकल हर दूसरा इंसान हो रहा है, वो है आर्थराइटिस। ये दर्द इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है और ये बूढ़ों ही नहीं, नौजवानों में भी आम हो रहा है। ख़ास तौर पर बदलते हुए लाइफस्टाइल में इस बीमारी की शरह में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्थराइटिस का मुअस्सर इलाज मुमकिन है और क्या फिजियोथेरेपी वाकई इस दर्द से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm good, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर नूर, सबसे पहले तो हमें बताएं, एक्सप्लेन करें आर्थराइटिस है क्या? अच्छा, आर्थराइटिस की बात करें तो एक ये ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को अफेक्ट करती है। आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में स्टिफनेस आ सकती है, सख्ती आ सकती है। और अगर कॉमनली बात करें कौन से जोड़ हैं, तो आपके हाथों की उंगलियों में दर्द होती है। अक्सर औकात अम्मा वगैरह सुबह उठ के कहती हैं कि जी हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है। लेकिन अगर एक्चुअली आर्थराइटिस की दो टाइप्स आती हैं, एक आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है एज बढ़ने के साथ। जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती जाती है, उम्र सीधा अफराद में मेजोरिटी 35 के बाद अब आके हो गया, वैसे 40 के बाद ही होता था, उनमें ये दर्द की शरह ज़्यादा देखी जाती है। और रूमेटॉइड होता है जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है आपका, उसको आके वो अटैक करता है। ये जेनेटिकली आप कहें कि ये लेकर चलता है, लोगों में फैमिली में ये चीज़ चल रही होती है। सिम्टम्स में इसके यही आता है, सुबह उठ रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ नहीं मूव कर रहे हैं, कमर नहीं मूव कर रही है। उठते हैं ना, उनको बड़ी टाइटनेस फील होती है, टाइटनेस स्टिफनेस आ रही होती है ना, वो इसी वजह से आ रही होती है कि आपका बॉडी जो है वो आर्थराइटिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मतलब उसके स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं और यूजुअली इग्नोर कर देते हैं लोग? नहीं, दर्द को वैसे कम ही लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हाँ आपको अब एज के अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है ना कि अगर आपको बहुत अर्ली एज में हो रहा है तो आप देखें आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आप जा रहे हैं। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ने एज के साथ होना, जैसे एक ऑस्टियोपोरोसिस आपने एक टर्म सुना होगा, आपकी हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो मूव करना जब कम करते हैं तो आपके जो साइडों पे उसके मसल्स होते हैं उनकी एफिकेसी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है, वो आपकी वॉक, आपका उठना बैठना, हर चीज़ उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर नूर, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या सीढ़ियाँ उतरते हैं तब भी उनके घुटनों में दर्द होती है और उनकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ये भी इसी की निशानी है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, आपकी जो घुटनों में दर्द होता है इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके घुटनों में गैप कम हो जाए, आपके गैप कम होने से फ्रिक्शन एक पैदा होना शुरू हो जाता है, तो एक चीज़ जिसमें थोड़ा सा दूर रहकर चलना है वो साथ रहकर रगड़ खा रही है, तो डेफिनेट सी बात है आपको वो दर्द होना शुरू हो जाता है। मेजोरिटी ये ओवर एज जो लोग आ जाते हैं, उम्र रसीदा लोग, उनमें आ रहा होता है। आर्थराइटिस भी उसका एक रीज़न हो सकता है, समटाइम्स इंजरी हो सकती है। अच्छा, आर्थराइटिस में भी एक हो सकता है अगर आपकी कोई बड़ी प्रोलॉन्ग्ड इंजरी रही है तो भी, अगर आपने किसी जॉइंट को मोबिलाइज ज़्यादा देर नहीं किया, आपने ज़्यादा उसकी मूवमेंट नहीं किया, तो भी आपका वो जॉइंट जो है वो आर्थराइटिस की पेन की तरह का आपको एक इफेक्ट दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर नूर, आगे हमने बात किया कि जब सुबह उठते हैं तो बड़ी हमें स्टिफनेस फील होती है, या जो माएँ हैं वो शिकायत करती हैं कि उनकी उंगलियों में बहुत दर्द है, तो कोई ईजी एक्सरसाइजेज हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? बिल्कुल हैं, बहुत हैं। आपको बेसिकली करना है ये कि अपनी बॉडी को मोबिलाइज रखना है, मोबिलिटी आपने अपनी कम नहीं करनी है। अगर कोई आर्थराइटिस का मरीज़ है या कोई भी ऐसा मरीज़ है जिससे दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है या घुटनों में कहीं पे भी, आप उठें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग इज़ नॉट लाइक कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। आप अपने कोई भी जोड़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके हाथ का जोड़ है, इसे मूव करना शुरू करें, उंगलियों को मूव करें, नीम गर्म पानी से नहाएं। अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और आप आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, तो उठते साथ अगर आप नीम गर्म पानी से शावर लें तो वो बहुत आपकी पेन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। अल्लाह मुझे शुगर की पेशेंट हूँ, तो मेरे ना टांगों में दर्द रहता है। ये 3 माह से ना मेरे नीचे नीचे जो टांगे हैं, पिंडलियाँ काम नहीं करती हैं। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता बिल्कुल भी, और बहुत पेन होती है। मैं बहुत परेशान इस वजह से, मेडिसिन भी ले रही हूँ, पेन किलर, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। फिंगर जो आगे से ना पाँव की सुन रहती हैं हमेशा, और कंधों वगैरह में भी खिंचाव रहता है। ठीक है, आप जरा रिपीट कर दीजिएगा। शुगर है उनको और वो कह रही है लास्ट 3 मंथ से जो उनकी पिंडली है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, पाँव उनके सुन रहते हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होती है टांगों में। अच्छा, अगर तो वह डायबिटिक है और उन्हें काफ़ी टाइम हो गया तो वो फिर एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एक टर्म आता है। उसमें आपकी जो उंगलियां हैं हाथों की, पैरों की, या इनमें ना थोड़ा सुइयाँ वगैरह चुभना शुरू हो जाती हैं, समटाइम्स सोजिश बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे आसान हल ये है, अक्सर लोगों को वेरिकोस वेन्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, शायद आपको भी आइडिया हो, वो क्लस्टर ऑफ वेन्स
बन जाता है, आपकी ऐसे लगता है जैसे नील पड़े हुए हैं। ये डायबिटिक लोगों में और बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से होता है। अगर इन्हें पिंडलियों में शदीद दर्द रह रही है तो ये अपना एक दफ़ा शुगर का ट्रैक पूरा करें, 1 हफ्ते तक अपनी शुगर को मॉनिटर करें। अगर आपकी शुगर कभी बहुत ज़्यादा रह रही हो तो भी आपकी पिंडलियों में और टांगों में बहुत रेस्टलेसनेस की फील आती है, पेन रहती है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ अगर जा रही हैं तो फिर ये थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती रहें। और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज उसमें बहुत नॉर्मल कॉमन सी जो एक्सरसाइज हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे अपने पाँव को हिलाते रहिए, अपने पाँव की जैसे हाथों को हम रोटेट जैसे हाथों को कर रहे हैं इसी तरह वो तो बहुत से। जैसे ज़्यादा आपकी घड़ी beneficial चल रही है ना, ऐसे ही आपने घड़ी की तरह पहले इस तरफ को घुमाना है और फिर दूसरी तरफ को अपने पाँव को एंकल से आपने घुमाना है। तो इस तरह की 1-2 एक्सरसाइजेस करें। अगर हम आर्थराइटिस की भी बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि जब आप बैठे हैं, आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, आप कुर्सी पे सीधी तरह से बैठकर अपनी टांग को सीधा ऊपर आगे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप लेटे हैं, अब अपनी टांग को सीधा उठाकर ऊपर लेकर जाएं। एक और बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज है जो नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, और अगर आर्थराइटिस का कोई मरीज़ है तो वो लाजमी करे। उसमें आपको करना ही होता है कि आप सीधे बैठें किसी भी चेयर पे, थोड़ा आगे होके बैठे और अपनी जो हील है उसे आगे की तरफ ले आए, पूरी टांग सीधी करके और आगे को झुकना शुरू करें। उंगलियों को पैरों की अपनी तरफ खींचें और खुद आगे की तरफ झुकना शुरू करें। ये आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रेच देता है जो आपकी जितने जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की पेन हो रही होती हैं, आपकी पूरी बॉडी का एक ही टाइम में आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल एक्सरसाइज है जो आप करके अपनी किसी भी किस्म की दर्द से थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नूर, अगर किसी को ये दर्द की शिकायत बार बार रह रही है तो कोई ऐसी चीज़ें हैं अपने लाइफस्टाइल में जिसको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्थराइटिस का एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, हमारा बहुत कम वॉक करना, हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे होते। और आर्थराइटिस के एक बहुत बड़े रीजंस में आपका वेट ज़्यादा होना भी होता है। जब हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, हमारे जॉइंट्स पे वेट, हम उसके अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। आपने अपनी बॉडी को आराम देना सोचा है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है मैं बैठ जाऊँ, लेकिन वो वेट जैसे आप गेन कर रहे हैं अब अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। जैसे वो एक्स्ट्रा वेट आपके जॉइंट्स पे आना शुरू होता है उस टाइम पे भी आपको आर्थराइटिस की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपनी पूरे दिन में 15 मिनट निकाल कर वॉक करना शुरू करें। 3 से 4 स्ट्रेचेस कर लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस ना करें। अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लें, वहाँ तक जहाँ तक आपको दर्द ना हो। जैसे ही आपको लगे कि दर्द ज़्यादा हो रहा है, कोई भी मूवमेंट करते हुए, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तो खुद डॉक्टर ना बने, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए। वॉक को लाजमी ऐड करें। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग कहते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर के कमरे में वॉक कर लें, कुछ भी करें। आप लेटे लेटे बेड पे, जैसे अभी मैंने एक एक्सरसाइज बताई आपको कि आप लेटिए, लेट के अपनी टांग को सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाइए और अपनी कमर को ऐसे ही अपने घुटनों को बेंड करने के बाद अपने घुटनों को लेफ़्ट और राइट मूव करिए। ये आपके कमर के जितने जॉइंट्स हैं उनकी पूरी मूवमेंट हो जाएगी, आपकी टांगों की मूवमेंट हो जाएगी, आपकी बाजुओं की मूवमेंट हो जाएगी। हाथों को बैठे बैठे आप ये नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इन सारों से आपको बहुत ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, नजमा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो शुक्र मैं ठीक हूँ। मेरे डॉक्टर साहब सवाल ये है कि मेरी टांग ठीक, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। जी जी सवाल करें। हेलो जी जी तो सवाल मेरी करें। टांगे है ना, उनमें इतनी ज्यादा ऊपर वाला जो होता नहीं जी, वो होता है मसल उसके होते हैं, उसमें इतनी शदीद दर्द होती है कि स्वेलिंग भी हो जाती है। बस चंद इतनी ज्यादा कि चला भी नहीं जाता, तो ऊपर उंगली दबाऊ ना तो अंदर चली जाती है, इतनी स्वेलिंग हो जाती है मेरी टांगों में ना। एक टांग में तो बहुत ज्यादा होती है ना। और कितना टाइम हो गया इसको? ये काफी तकरीबन 2-3 साल से ऐसे ही तो है। आपने चेक नहीं करवाया इसको? चेक करवाया था, यूरिक एसिड आया था, तो मैंने खाई उसकी मेडिसिन, फिर मैंने छोड़ दी। तो ठीक है, ठीक है। यूरिक एसिड का की भी वजह मसला है से, उनको। यूरिक एसिड के सबसे पहले सिम्टम्स में आता ही है कि आपके पैरों में और टांगों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में पेन आती है, जैसे शूटिंग पेन होती है, इस तरह से आती है। अब अगर स्वेलिंग की बात की है तो उसके लिए एलिवेटेड आपको आपकी टांगें रखनी होती हैं। आप बहुत देर तक टांगें लटका कर ना बैठिए। आप अगर सो भी रहे हैं और अगर आपकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आप अपने पैरों के नीचे एक तकिया रख कर सोइए, उससे आपकी स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, स्वेलिंग की भी एक बात की, उसमें ये आर्थराइटिस से मुझे एक और चीज़ ऐड ऑन मैं करना चाहती हूँ। आर्थराइटिस के बेसिकली अगर हम देखें तो इट्स एन इन्फ्लेमेटरी थिंग। आपके जॉइंट्स पे समटाइम्स इन्फ्लेमेशन आपको फील होना शुरू हो जाती है, सोजिश हो रही होती है उसकी सराउंडिंग्स में। तो अगर तो सोजिश के साथ आपको दर्द है तो फिर आपको उसके ऊपर आइस के साथ उसकी थोड़ी सी टकोर करने से आपकी दर्द में रिलीफ आ जाता है। वो आपके कोई भी जॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर आपकी बड़ी प्रोलॉन्ग कोई पहले की पेन है और उस पर सोजिश नहीं है तो अगर आप उसे गर्म टकोर देते हैं, उससे आपकी दर्द वगैरह जितनी है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बात किया कि उनको इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि अगर
वो फिंगर भी रखे ना तो वो भी अंदर चली जाती है। तो कोई इजी एक्सरसाइजेस भी होंगी ना नहीं, उनके इसको लिए? इनको ये पहले चेक करवाएं इन्हें कहीं एडिमा तो नहीं हो रहा है, उसमें आपकी बॉडी में पानी की कह लेके छोटी छोटी सी जगहों पे रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, पानी ठहर जाता है, तो वो चेक करवाएं। अगर उन्हें यूरिक एसिड का मसला था उसकी वजह से भी ये हो सकता है, उसका इलाज करें, अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली करें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उनका यूरिक एसिड बेहतर अच्छा कर डॉक्टर नूर, हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, हमारी बात अधूरी रहेगी, तो कौन सी चीज़ें ऐसे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं कि वो लाजमी ऐड कर लें? अपनी खुराक में नट्स का इस्तेमाल लाजमी शुरू कर दीजिए, नट्स का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करिए, मछली का इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को आर्थराइटिस का मसला है, ये सारी वो खुराक है कि अगर आप इसे नॉट डेली रूटीन में, आप इसे वीकली भी लेकर चलना शुरू करते हैं तो ये आपको बहुत हद तक बेहतर आपके लिए कर सकती हैं। अच्छा, उसके लिए आपको किसी चीज़ के लिए परहेज़ की ज़रूरत नहीं है ठीक है। आर्थराइटिस में। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। पेनों पे ना, ये जो हाथ की कलाई है ना, इनमें बहुत ज़्यादा पेन है। अगर मैं दुपट्टा भी ठीक करूँ ना तो फिर भी बहुत ज़्यादा पेन है, और मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, किसी भी वक्त नहीं, ये आराम नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया इस दर्द को? तकरीबन ये 2-3 माह हो गए हैं। ठीक है, और आपने चेक नहीं करवाया? नहीं, मैंने नहीं करवाया। मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ अच्छा, सुबह शाम, और शुगर मेरी बहुत ज़्यादा आई है। ओके हाँ, ठीक देखिए है। उनकी शुगर ज़्यादा है, उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहती है, उनके आपके जिस्म कलाइयों वैसे में ही भी- दर्द कलाइयों रहती में है, बहुत दर्द रहती कलाइयों है। में दर्द रहती है। फिर अगर उनकी बहुत रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं, इस वजह से भी कलाइयों में दर्द हो सकती है। समटाइम्स आप यहाँ पर हमारे एक टनल जाता है, उस टनल में स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग की वजह से हमारी कलाइयों की और इन सारी जगहों पर दर्द, अक्सर लोगों को यहाँ पे सुन उंगलियाँ साथ होना शुरू हो जाती हैं, नर्व कंप्रेशन। नर्व कंप्रेशन भी आ जाती है उस स्वेलिंग की वजह से। वो आपकी कलाइयों की और ये सारी दर्दों की बहुत बड़ी रीज़न ये होती है। तो यही जो पहले भी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जो आपने हाथ में बॉटल करके करनी थी, ये करना शुरू करें, उससे उन्हें इंशाल्लाह बेहतर फील होगा। अच्छा डॉक्टर नूर, ये बताएं कि क्या हर जॉइंट पेन जो है वो आर्थराइटिस की निशानी होती है, और अगर नहीं तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमें नॉर्मल पेन है और ये जो है ये आर्थराइटिस की तरफ देखिए, जा रहे अगर तो आपको दर्द रह रहा है, बहुत अरसे से रह रहा है, देन यू नीड टू गेट योर सेल्फ चेक्ड कि आपको वो आर्थराइटिस की पेन तो नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर आपके जोड़ों में हो रहा है, जोड़ों में भी अगर आपके उंगलियों के जोड़ों में यहाँ पर दर्द हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी आपको इस तरह के दर्द शुरू हो जाता है, आपको बड़ी देर तक, क्योंकि हमारा वर्क रूटीन ऐसा है, सारी चीज़ें इस तरह से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लोडेड है, हम ओवरबर्डनाइज्ड हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी डिहाइड्रेशन होता की वजह से जोड़ों में दर्द नहीं आता, आपके पट्टों में नहीं, दर्द हो लेकिन सकता है। वैसे वो हल्का सा ना वो फील होता है जैसे एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी आपका डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपके जॉइंट्स में उससे डायरेक्टली ऐसे सच पेन नहीं आ सकती है। अच्छा, रात को सोते वक्त ना अक्सर लोगों की टांगों में बहुत बेचैनी रहती है, मतलब बेचैनी रहती इतनी है। बेचैनी कि वो सो भी नहीं पाते, और वो पूरा दिन नहीं होती, सिर्फ रात को जब वो बेड पे लेटते हैं तब होती है। सारा दिन एक तो रेस्टलेसनेस आपकी बहुत ज़्यादा, अच्छा डॉक्टर नूर, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? वालेकुम सलाम जी। जी सवाल कीजिए। जी मैं पाकपतन शरीफ से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रशीद जी जी जी। मैं ना एक खून की बोतल दी थी किसी मरीज ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰ, ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬੜੀ। अच्छा ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। जी जी ठीक है। अच्छा, खून देने से एज सच इशू तो नहीं आते हैं, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही खून लिया जाता है। फिर भी अपना एच बी एक दफ़ा चेक करवा लें, इनका एच बी हो सकता है कम हो गया हो। और दूसरा, पैरों में जो जलन होती है, ये आपके अगर जिगर में गर्मी हो रही हो, उसकी वजह से भी पैरों में बहुत ज़्यादा जलन आपकी रहना शुरू हो जाती है। तो ये अपने जिगर का भी एक दफ़ा चेकअप करवा लें। फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करें, उसकी वजह से वो चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो बेहतर है, नहीं तो अपने अच्छा, जिगर क्या का लाजमी चीज़ें वो टेस्ट। अपनी डाइट में ऐड करें? फ्लूइड का इंटेक करें, वो ठंडी चीज़ें लेना शुरू करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा गोश्त से परहेज़ करें, सब्जियों का इस्तेमाल, हरे पत्ते वाली सब्जियां जितनी होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू करें। और फ्लूइड्स में जैसे जूस ले लें, अब गर्मियाँ आ रही हैं, गन्ने का रो होता है वो ले लें अगर डायबिटिक नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी इंटेक करते रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, उससे बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नूर, हम बात कर रहे थे रात के टाइम जिन लोगों की टांगों में बहुत बेचैनी रहती है और वो सो भी नहीं पाते, तो ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? समटाइम्स आपकी अगर बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती
होती है या पोटाशियम की कमी हो जाती है, उससे भी आपकी बॉडी में रेस्टलेसनेस रहना शुरू हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। तो अपनी खुराक में मैग्नीशियम और पोटाशियम का, केले का इस्तेमाल करना शुरू करें, केला खुराक में ऐड करें। नहीं तो अब बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दोनों के मिल जाते हैं फार्मूलाज मिक्स, तो वो लेना शुरू करें। उससे आपकी नींद की एफिकेसी और वो रेस्टलेसनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नूर, ये बताएं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें लीड कर रही हैं टुवर्ड्स आर्थराइटिस? वेट ज़्यादा होना, हम अपने वेट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपके जोड़ों के ऊपर अननेसेसरी वेट डाले जा रहे हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। जब बहुत देर तक एक ही आप जगह पे बैठे रहेंगे, एक ही तरह से बैठे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट भी गेन होगा, आपकी मोबिलिटी भी कम होगी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ग़िज़ा में हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड कम कर दें। इन सारी चीज़ों को, ये सारी छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो आपको इट लीड्स टूवर्ड आर्थराइटिस, तो इन सारी चीज़ों को ज़रा ठीक करना शुरू करें, वॉक लाजमी करें। ठीक है, ठीक है। आर्थराइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नूर फातिमा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मच फॉर हैविंग। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।